India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं नजर हेडलाइंस पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा मामले पर सुनवाई में केंद्र ने विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का किया विरोध। वहीं सीजेआई ने कहा केंद्र सरकार का कानून अधिकारी संसद द्वारा पारित संशोधन का विरोध कैसे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने DHFL के वधावन बंधुओं को मिली जमानत की रद्द। कहा उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने उन्हें जमानत देकर की है गलती। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका 31 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। दिल्ली दंगा मामले में UAPA के तहत हैं आरोपी। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण घोटाला मामले में DHFL के पूर्व प्रवर्तकों कपिल वधावन और उनके भाई धीरज को दी गई जमानत रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति SC शर्मा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय और निचली अदालत ने उन्हें जमानत देकर गलती की है। पीठ ने कहा हमें इस बात में कोई हिचक नहीं है कि आरोप पत्र दायर किया जा चुका है और उचित समय में संज्ञान लिया जा रहा है। प्रतिवादी वैधानिक जमानत का अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते थे। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अगर जांच एजेंसी किसी आपराधिक मामले में जांच पूरी होने के बाद 60 या 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं करती है तो आरोपी वैधानिक जमानत का हकदार हो जाता है। इस मामले में CBI ने FIR दर्ज होने के 88वें दिन चार्जशीट दाखिल की थी और ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दे दी थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा था। वधावन बंधुओं को इस मामले में पिछले साल 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया था कि उसने मामले के गुण दोष पर गौर नहीं किया। चार्जशीट 15 अक्टूबर 2022 को दायर की गई थी और संज्ञान लिया गया था। इस मामले में FIR यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर आधारित थी। उधर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र उमर खालिद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला M त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर इस मामले की सुनवाई का आदेश पारित किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत कुमार ने पिछले साल 9 अगस्त को खालिद की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। गौरतलब है कि उमर खालिद के साथ अन्य लोगों पर फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि हिंसा में 53 लोग मारे गए थे जबकि 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। दंगों की साजिश में कथित संलिप्तता के आरोप में खालिद लंबे समय से जेल में बंद है। उनकी जमानत की अपील करते हुए पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील CU सिंह ने कहा कि वो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पीठ
भोजनावकाश के बाद मामले को सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ उन मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है जिनमें यूएपीए कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। खालिद ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। 18 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा पहले जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ में सूचीबद्ध हुआ था। बाद में जस्टिस मिश्रा के अलग होने के बाद अलग पीठ का गठन हुआ। दरअसल लगभग 3 साल पहले फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने खालिद के अलावा शर्जील इमाम और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। खालिद और इमाम पर दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। सितंबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद से खालिद जेल में बंद है। दिल्ली पुलिस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खालिद ने साजिश में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कई स्तर पर अदालत से जमानत मांगी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि खालिद का भाषण भड़काऊ था। उन्होंने बाबरी मस्जिद, कश्मीर और 3 तलाक जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए मुसलमानों के कथित दमन का जिक्र कर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश की अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो उमर खालिद की बेल पर सुनवाई फिलहाल स्थगित हो गई है। खालिद पर पूर्वोत्तर दिल्ली हिंसा मामले में दरअसल कई गंभीर आरोप हैं। उमर खालिद की बेल पर सुनवाई एक बार फिर से स्थगित हो चुकी है। पीठ 31 तारीख को यानी कि 31 जनवरी को अब इस मामले में सुनवाई करेगी। दो जजों की पीठ 31 जनवरी को अब इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। यूएपीए के तहत दरअसल आरोप लगे हैं। उमर खालिद को अभी जमानत नहीं। 2 जजों की पीठ 31 जनवरी को सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत में 2 जजों की पीठ ने कहा कि 31 जनवरी को इस मामले पर अब सुनवाई होगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि खालिद की जमानत याचिका पर 31 जनवरी को सुनवाई होगी। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने अपने 2021 के ट्वीट को हटा दिया, जिसमें कथित तौर पर 9 वर्षीय बलात्कार पीड़िता की पहचान का खुलासा किया गया था। राहुल गांधी की ओर से पेश हुई वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि भारत में उनके ट्वीट पर रोक लगा दी गई है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे हटा दिया गया। वकील ने इस बयान की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस ने एक सीलबंद कवर रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि उसने सितंबर 2021 में गांधी के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और मामले में जांच अभी भी जारी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के समक्ष ये बात कही गई, जो गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट और गांधी के वकील के बयान पर विचार करने के बाद अदालत ने अनुरोध का निस्तारण कर दिया और कहा कि उनका अनुरोध संतुष्ट हो गया है। ये मामला 2021 में दिल्ली छावनी क्षेत्र में 9 वर्षीय दलित लड़की के बलात्कार और उसके बाद उसकी मौत से संबंधित है।
आरोप है कि लड़की दिल्ली के पुराना नांगल इलाके में एक शमशान घाट में लगे कूलर में पानी लेने के लिए गई थी। वहां के पुजारी ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर नाबालिग की कथित तौर पर हत्या कर दी और उसके साथ बलात्कार किया। गांधी ने बाद में लड़की के माता पिता से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना देते हुए उनकी तस्वीरें बाद में उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाद में गांधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने गांधी से पोस्ट हटाने को कहा था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि किसी व्यक्ति को गर्भपात कराने के अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है यदि मां के गर्भ में बच्चा पूर्ण विकसित हो गया है या यदि गर्भ समाप्त होने से पहले गर्भ से भ्रूण का निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 गर्भपात का कारण केवल गर्भधारण खत्म होने से पहले एक बच्चे के गर्भ से निष्कासन पर विचार करती है। कोर्ट ने रानी बनाम अरुणजा बेवा और अन्य में 1873 के फैसले पर भरोसा करते हुए दोहराया। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल ने ये टिप्पणी उस मामले में डॉक्टर को बरी करते हुए की जिसमें एक मृत महिला का भ्रूण 24 सप्ताह में उसके गर्भ में सुरक्षित और मृत पाया गया था। अदालत ने कहा जहां गर्भ में बच्चा पूरी तरह से विकसित हो जाता है, आरोपी को आईपीसी की धारा 312 के तहत गर्भपात के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कारण ये है कि यह खंड केवल गर्भधारण की अवधि पूरी होने से पहले मां के गर्भ से बच्चे के निष्कासन पर विचार करता है, लेकिन ऐसे मामलों में आरोपी को आईपीसी की धारा 511 के साथ इस धारा के तहत गर्भपात के प्रयास का दोषी ठहराया जा सकता है। बताया जाता है कि एक मृतक महिला एक नाबालिग लड़के के साथ संबंध में होने के बाद गर्भवती हो गई थी जिसके साथ वो भाग गई थी। लगभग 5 महीने के बाद लड़के के परिवार ने दंपति का पता लगाया और पाया कि महिला गर्भवती थी। तब कहा जाता है कि परिवार ने महिला की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक डॉक्टर को 1,500 रुपए यानी कि 1,500 रुपए दिए थे। तदनुसार डॉक्टर पर आरोप है कि उसने गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए एक इंजेक्शन लगाया। हालांकि बाद में महिला की मौत हो गई। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी मृत्यु सदमे से हुई थी। इसके बाद डॉक्टर के साथ साथ किशोर लड़के के परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। मामले पर फैसला करने के लिए अदालत ने आईपीसी की धारा 312 गर्भपात का कारण और 314 गर्भपात के इरादे से किए गए कार्य के कारण मौत का विश्लेषण किया। विरोधी दलीलों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ मामला रद्द कर दिया। चूंकि अभियोजन गर्भपात के अपराध को साबित करने में विफल रहा, इसलिए अदालत ने यह भी कहा कि धारा 314 के तहत अपराध को बढ़ावा देने के लिए किशोर लड़के के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए इसने उनकी सजाओं को भी रद्द कर दिया और अलग कर दिया। डॉक्टर की ओर से एडवोकेट गुरमीत सिंह पेश हुए। तो गर्भपात से जुड़ा ये पूरा मामला, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का फैसला। कोर्ट ने डॉक्टर को मामले में बरी किया। गर्भ में बच्चा पूर्ण विकसित होने पर गर्भपात का ये मसला, गर्भपात से जुड़ा दरअसल ये पूरा मामला था। गर्भ से भ्रूण को बाहर निकालने पर कोई सजा नहीं। तो आपको बता दें कि डॉक्टर की ओर से एडवोकेट गुरमीत सिंह पेश हुए। कोर्ट ने डॉक्टर को इस मामले में बरी कर दिया है।
तो अदालत ने यह भी कहा कि धारा 314 के तहत अपराध को बढ़ावा देने के लिए किशोर लड़के के परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उनकी सजाओं को भी रद्द कर दिया और अलग कर दिया। इस दौरान डॉक्टर की तरफ से एडवोकेट गुरमीत सिंह पेश हुए थे। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जा मामले पर सुनवाई की 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध हुआ। बहस के दौरान केंद्र ने कहा एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। वहीं बहस में केंद्र सरकार ने कुछ नाटकीय क्षण देखने को भी मिले। सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि वो 1981 में संसद द्वारा पारित संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर है, तो चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल की इस दलील पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि केंद्र सरकार का कानून अधिकारी संसद द्वारा पारित संशोधन का विरोध कैसे कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामले में सुनवाई के 5वें दिन कुछ नाटकीय क्षण देखने को मिले। सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि वो 1981 में संसद द्वारा पारित संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसका प्रभाव एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने पर है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का विरोध करते हुए कहा कि 1920 में गठन के समय एएमयू ने अपनी मर्जी से अल्पसंख्यक दर्जा छोड़ा था। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर एएमयू चाहता तो अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखता और इंपीरियल एक्ट यानी ब्रिटिश संसद कानून के तहत शर्तें स्वीकार करके कानून के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न बनता। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बहुत से संसाधनों ने ऐसा किया था और अपना अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा था, जैसे कि दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज और जामिया मिलिया इस्लामिया हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अजीज बाशा मामले में 1967 फैसले पर पुनर्विचार करने के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें एएमयू को गैर अल्पसंख्यक संसाधन घोषित किया गया था। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने एफिलेटेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल यानी MAO कॉलेज को गवर्निंग सोसाइटी का विघटन 1920 एक्ट के तहत कर दिया था, ताकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समान एक राष्ट्रीय संस्थान बनाया जा सके। एससी तुषार मेहता ने इस बात पर जोर डाला कि एएमयू के सांप्रदायिक चरित्र और उसके प्रशासन पर मुस्लिम नियंत्रण को त्यागने के लिए MAO कॉलेज के संरक्षकों को समुदाय के भीतर ही विरोध का सामना करना पड़ा था। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने जोर देकर कहा कि अल्पसंख्यकों की पसंद की स्वतंत्रता को संवैधानिक रूप से स्वीकृत रेगुलेशनों और आवश्यकताओं को कमजोर नहीं करना चाहिए। CJI की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने SG मेहता की इस दलील पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि केंद्र सरकार का कानून अधिकारी संसद द्वारा पारित संशोधन का विरोध कैसे कर सकता है। CJI DY चंद्रचूड़ ने SG से कहा, संसद अविनाशी, अविभाज्य और निरंतर इकाई है। हम भारत सरकार को ये कहते हुए नहीं सुन सकते कि वे संशोधन के साथ खड़े नहीं हैं। हालांकि SG तुषार मेहता ने अपना रुख दोहराया, ये इंगित करते हुए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभिन्न आधारों पर 1981 का संशोधन रद्द कर दिया था। SG ने कहा कि लॉ ऑफिसर के रूप में वो ये प्रस्तुत करने के हकदार हैं कि हाई कोर्ट का दृष्टिकोण सही प्रतीत होता है, खासकर 7 जज बेंच के समक्ष संवैधानिक मुद्दे का जवाब देते समय। इससे पीठ और भी आश्चर्यचकित हो गई। CJI ने टिप्पणी की, ये कट्टरपंथी है। लॉ ऑफिसर कह रहा है कि संसद ने जो कहा है उसका वो पालन नहीं करेगा। क्या हम संघ के किसी भी अंग को ये कहते हुए सुन सकते हैं कि वे संसद द्वारा पारित होने के बावजूद संशोधन का समर्थन नहीं करेंगे? संसद अविनाशी, अविभाज्य इकाई है। आप जैसे ये कह सकते हैं कि मैं संशोधन की वैधता को स्वीकार नहीं करता। अपने रुख को मजबूत करने के लिए SG ने आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए कुख्यात संशोधनों का उल्लेख किया। SG ने पूछा, क्या किसी कानून अधिकारी से ये कहने की उम्मीद की जाएगी
कि आपातकाल के दौरान संविधान में जो भी संशोधन किए गए वे वैध हैं सिर्फ इसलिए कि वे संसद द्वारा किए गए हैं। सीजेआई ने जवाब दिया, यही कारण है कि सभी बुराइयों को दूर करने के लिए 44वां संशोधन अस्तित्व में आया। एसजी ने पूछा, हमने तय किया कि ये वो बुराइयां थी जो की गईं। सीजेआई ने कहा, जाहिर है आप मेरी बात साबित करते हैं। निर्णय लेने की शक्ति लोगों के निर्वाचन निकाय के पास है। संसद हमेशा कहती है कि हमने आपातकाल में जो किया वो गलत है और उसे हमेशा सुधार सकती है। एसजी ने रेखांकित किया कि लॉ अधिकारी के रूप में ये उनका व्यक्तिगत विचार नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा हलफनामे में व्यक्त किया गया विचार है। 1981 का संशोधन अजीज बाशा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले के प्रभाव को कम करने के लिए पारित किया गया था, जिसमें घोषित किया गया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। 1981 में संसद ने यूनिवर्सिटी को प्रभावी रूप से अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 में संशोधन किया। हालांकि 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 का संशोधन रद्द कर दिया और घोषणा की कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के अधिकारों का दावा करने का हकदार नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच को भेज दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.